Dr. Yogesh Taneja, Urologist and General Surgeon in Gurugram. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर योगेश तनेजा है। मैं गुड़गांव में एज ए सीनियर यूरोलॉजिस्ट यानी कि मूत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में साई सिद्धि हॉस्पिटल सेक्टर 46 एंड अवाइस हॉस्पिटल सेक्टर 38 में कार्यरत हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि यूरोलॉजी संबंधित जानकारी आपको समय अनुसार मिलती रहे। आज हम चर्चा करने वाले हैं वेरिकोसील के बारे में। क्या है वेरिकोसील, क्या कारण होते हैं, इसके हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। वेरिकोसील क्या है? वेरिकोसील हमारी इंटरनल स्पर्मेटिक वेन्स होती हैं जो कि फुलावट हो जाती है, उनके अंदर वो डायलेट हो जाती हैं, जिसके कारण वेरिकोसील होता है। क्लिनिकली जब हम एग्ज़ामिन करते हैं तो उसमें बैग ऑफ वर्म्स अपीयरेंस बोला जाता है। जैसे एक गुच्छे में आपने कुछ वर्म्स डाल दिए, आप उनको बाहर से बैग को फील करेंगे, वैसी एक अपीयरेंस हमें आती है। इसको इम्पॉर्टेंस क्या है, हम क्यों वेरिकोसील की चर्चा कर रहे हैं आज? वेरिकोसील इज़ द मोस्ट कॉमन करेक्टेबल कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, यानी कि पुरुष बांझपन की सबसे कॉमन वो प्रॉब्लम जिसे हम करेक्ट कर सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी दो तरीके से होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब शादी के बाद कभी भी बच्चा नहीं हुआ। सेकेंडरी मतलब फर्स्ट चाइल्ड हो चुका है लेकिन वेरिकोसील की प्रॉब्लम के कारण बाद में स्पर्म एनालिसिस में, सीमेन एनालिसिस में स्पर्म पैरामीटर्स डिरेंज हो रहे हैं। क्यों होता है ये? टेस्टिस का टेम्परेचर बाकी बॉडी से 2 डिग्री कम रहता है। बिकॉज ऑफ वहाँ पे हमारी जो वेन्स होती हैं उनका एक मैकेनिज़्म होता है जिसके कारण वो टेम्परेचर को कम रखती हैं। लेकिन जब ये नसें फूल जाती हैं तो वो मैकेनिज़्म, काउंटर करंट मैकेनिज़्म, वो काम करना बंद कर देता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण सीमन पैरामीटर्स अफेक्ट होने लगते हैं। सीमन पैरामीटर्स में यानी स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की यानी शुक्राणु की क्षमता एग तक पहुंचने की, उसकी मोटिलिटी पे डिपेंड करती है, वो अफेक्ट हो जाता है। स्पर्म का काउंट अफेक्ट हो सकता है। स्पर्म की फॉर्म्स, मेजॉरिटी अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी नॉर्मल भी हो सकती है और एबनॉर्मल भी। तो इसके कारण एबनॉर्मल फॉर्म्स बढ़ने लगती हैं। और अगर हम बात करें एडवांस चीज़ में तो उसका टेस्टिस का साइज़ भी कम हो सकता है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। वेरिकोसील के किस पेशेंट को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है? वेरिकोसील के 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। ग्रेड 1 जिसे हम सब क्लिनिकल बोलते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे को किस कारण से पेशेंट हमारे पास आया है। अगर पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी के कारण आता है और उसके सीमन पैरामीटर्स डिरेंज हैं तो कई बार हमें ग्रेड 1 में भी सर्जरी करनी पड़ती है। अदरवाइज़ ग्रेड 2 और 3 में सर्जरी रिकमेंडेड होती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट इसमें क्या क्या होते हैं? ओपन सर्जरी कर सकते हैं हम, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं हम। ओपन सर्जरी विद एंड विदाउट माइक्रोस्कोप की जाती है। विद माइक्रोस्कोप में हम उस पर एक लूप पहन के या माइक्रोस्कोप के अंडर विजन में हम सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि आज की डेट में जो बहुत प्रचलन है कि लैप सर्जरी करने का, उसमें रिकरेंस रेट ओपन से ज़्यादा होता है। इसीलिए वेरिकोसील में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से बेटर गोल्ड स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी कहा जाता है, वो है। माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी क्या होती है? वो एक माइक्रोस्कोप के अंडर हम वेन्स को देखते हुए, नसों को देखते हुए उनको काटा जाता है और ये ओपन सर्जरी होती है। इसमें छोटा सा इंसिजन लगा के इंग्वाइनल या सब इंग्वाइनल तरीके से इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। सर्जरी की आवश्यकता किसको है अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर कोई पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी के कारण आ रहा है, उसके टेस्टिस साइज़ स्मॉल हो गया है, बच्चा अभी शादी नहीं हुई लेकिन टेस्टिस साइज़ स्मॉल है या सीमन पैरामीटर्स डिरेंज हैं, तो हमें उनको वेरिकोसील की सर्जरी ऑफ़र करनी चाहिए।
तो वेरिकोसील से रिलेटेड कोई भी जानकारी या और भी यूरोलॉजी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे को मेल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।